तो योद्धाओं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप थ्योरी पढ़ रहे होगे, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी लगाते चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, आप साथ में जो भी टॉपिक, आज जैसे 2 टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो 6वीं शताब्दी ईसा महाजनपद काल के प्रमुख घटनाओं में आते हैं। उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया था हमारे देश में कि नए नए धर्म उत्पन्न हो रहे थे। उसके क्या कारण थे, उसकी कैसी उस समय की पृष्ठभूमि थी, और उस समय इन 2 धर्मों का जो उदय हुआ, इसमें जो प्रमुख हुए और उन्होंने अपने साहित्य कुछ दिया, उपदेश दिया, इन सब कुछ को इतिहास में हमको जानना जरूरी है। इनके ख़त्म होने के बाद फिर जो संगीतियाँ हुई, उसको याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो बौद्ध धर्म की जो संगीति है, शायद 4 संगीतियाँ हुई। 4 संगीति को एकदम सीक्वेंसली उसमें कहाँ पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, किस सन में हुआ, उसके अध्यक्ष उस घटना के समय भारत के शासक कौन थे, इन सबको हमको एकदम याद करके रखना है। तो आप प्रयास करेंगे उसको याद करने का। जैसे मैं उसको इस तरीके से याद करता था कि जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, बौद्ध धर्म की बात करूँ तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसी समय प्रथम संगीति हुई थी। और प्रथम संगीति में अब उस समय जो फिर दूसरा संगीति 100 साल बाद 383 में हुआ था। फिर तीसरा संगीति अशोक के समय 251 में हुआ था, और चतुर्थ संगीति प्रथम ईसवी शताब्दी में हुआ था। तो इसको कहाँ पे हुआ था अगर याद करना है तो सबसे पहले एक लड़का है राजगिरी, उसकी वाइफ है वैशाली। पहला लड़का है राज, उसके बाद एक लड़की है वैशाली। दोनों की शादी हुई, और दोनों की शादी होने के बाद उनका एक पुत्र हुआ। क्या नाम था उस पुत्र का? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उनका नाम है बच्चे का, और लड़का लड़की, उसके बाद पुत्र। उसके बाद उन लोग एक हनीमून में जाते हैं। हनीमून में कहाँ जाते हैं? कश्मीर के कुंडल वन में जाते हैं। तो आप ये सीक्वेंस को कहाँ पे हुआ था वो याद रखोगे, कब हुआ था ये याद रखोगे। एक लड़का राजगिरी, उसकी एक वाइफ वैशाली, उनका एक पुत्र पाटलिपुत्र, और फिर वो वहीं घूमने जाते हैं हनीमून में। कहाँ? कश्मीर में। तो कुंडलवन कश्मीर में ये घूमने जाते हैं। सबसे पहला जो शासक था उस समय अजातशत्रु को महात्मा बौद्ध के समकालीन भी माना जाता है, उसी समय ये एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद है कालाशोक के बाद है अशोक के बाद है कनिष्क। इस समय कनिष्क के समय जो अश्वघोष थे, और इस समय इन्होंने बहुत सारी साहित्यों की रचना किया, जिसमें प्रमुख बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक की बात किया जाता है। सुत्त पिटक में आपको धर्म का उपदेश मिलेगा, विनय मतलब नियम, विनय पिटक मतलब नियम, और अभिधम्म पिटक मतलब दर्शन शास्त्र। अब बौद्ध दर्शन किस में दिया है? अभिधम्म पिटक में दिया है। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है बौद्ध का दर्शन किस में है, तो अभिधम्म पिटक में है। विनय में नियम है, सुत्त पिटक में धर्म के उपदेश दिया हुआ है। बहुत सारे हैं, अश्वघोष ने कुछ रचनाएं लिखी हैं, बुद्ध घोष ने कुछ रचनाएं लिखी हैं, वसुमित्र ने जैसे महाविभाष सूत्र लिखा है, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये सभी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप जैन धर्म को भी पढ़ेंगे। ये सब आप इसके दर्शनों को हम लोग दर्शन शास्त्र के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप इतिहास में उन सभी एस्पेक्ट्स को पढ़ोगे जो अपार्ट फ्रॉम दर्शन शास्त्र है। ये करने के बाद आप फिजिकल डिवीज़न, भौतिक विभाजन, आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। एक लंबा सब्जेक्ट है, और आई होप कि मैंने अभी तक जो लेक्चर आपको बना के दिया है, जैसा आपके भी रेस्पॉन्स आ रहे हैं कि आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, वो आपको हेल्पफुल हो रहा है। तो डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप उससे कुछ बेनिफिट ले पा रहे हैं। भविष्य में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि सारा ज्योग्राफी आपका कवर हो जाए।
उसको पढ़िए। ज्योग्राफी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसको हम लोग रटने की कोशिश करते हैं तो हमारे से बनता नहीं। एक बार समझ जाने से ज्योग्राफी में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, फिर आपको सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको प्री में भी, मेंस में भी, इवन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सीजी ज्योग्राफी को बिल्डिंग करता हुआ सब्जेक्ट है, तो आप सीजी ज्योग्राफी भी उससे बहुत कुछ आसान हो जाता है, वो जब हमारे को अच्छे से समझ में आता है। तो हाँ, करंट अफेयर की बात करूँ मैं, तो करंट अफेयर में कल हम लोगों ने ब्लू हेलमेट के बारे में पढ़ा होगा। तो ब्लू हेलमेट में यूनाइटेड नेशन के बारे में कल तो बहुत कुछ बात हुई। तो यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपिंग फोर्स होता है, पीस कीपिंग फोर्स में वो विभिन्न देशों में जहाँ पे गृह युद्ध हो रहा होता है, दो देशों के बीच के युद्ध में तो ये नहीं जाते हैं, लेकिन गृह युद्ध में वो जाते हैं। और उसमें पीस कीपिंग फोर्स में हर एक देश अपनी अपनी सेना का कंट्रीब्यूशन देता है। भारत भी अपनी सेना भेजता है, जापान भी भेजता है, बांग्लादेश भी भेजता है, पाकिस्तान भी भेजता है, अमेरिका भी भेजता है। ये सभी देश के सेना एक यूनिफॉर्म में होते हैं, वो अब अलग अलग देश के सेना नहीं कहलाते हैं, वो अब यूनाइटेड नेशन के सैनिक कहलाते हैं। और जिस देश में उनको भेजा जाता है उनको वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने के लिए भेजा जाता है, युद्ध करने के लिए नहीं भेजा जाता है। वो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी करें कि ताकि वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश हो जाए, ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे वो करते हैं। उनको सैलरी यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जाता है और यूनाइटेड नेशन के बिहाफ में वो वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स काम करती है। इसको ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है। तो याद रखना, ब्लू हेलमेट किसको बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। आपको प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात थोड़ा सा सर ने बताया है। तो यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म की बात जो बताया उसको भी आपने समझने की कोशिश किया होगा। कॉमनवेल्थ के बारे में सर ने बताया, तो कॉमनवेल्थ, ये सारी चीज़ें पेपर नंबर 7 पार्ट 2 का हिस्सा है, थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशन होते हैं जो, जैसे हम लोग अब ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन के गुलाम थे, हमारे देश में लगभग 200-250 साल यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने शासन किया। तो इस तरीके से उस समय लगभग विश्व के 30% देश में, 30% हिस्सा में यूनाइटेड किंगडम का झंडा लहराता था। बहुत सारे देशों को उन्होंने कब्जा में किया था। तो जब आज़ादी सबको मिला 1947-50 के बाद, तो वो सभी देश जो पहले यूनाइटेड ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, उन सभी को मिला के एक नेशन बनाया गया जिसको बोला गया कॉमनवेल्थ नेशन। और उन्होंने जब भी उन कॉमनवेल्थ गेम होता है, कॉमनवेल्थ मीटअप होता है, कॉमनवेल्थ का हर एक प्रकार का बहुत सारी चीज़ें होती है। कॉमनवेल्थ गेम का आज करंट अफेयर में भी था, जो स्कॉटलैंड में ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। ये भी आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। और यूरोप के रिलेशन हमारे इंडिया से कैसे हो सकते हैं, जर्मनी के बिहाफ में बताया सर ने। तो इस साल का मेंस में क्वेश्चन ही आया था 10 नंबर का कि इंडिया यूरोप रिलेशन को किस तरीके से लेता है, वो 10 नंबर का सवाल था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप इधर उधर की उलझुल बातें लिखेंगे, लेकिन आज के अगर लेक्चर सुने होंगे तो आपको इंडिया यूरोप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें सर ने कल के लेक्चर में अच्छे से समझाया होगा, तो वो चीज़ें आप सीखेंगे। उसके बाद वाटर क्राइसिस के बारे में बात हुई थी। वाटर क्राइसिस भी उसको ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में उसको बताने की बात की है, ताकि विश्व में एक ऐसा वो गुड है जो हर एक देश में मिलता है। ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जहाँ पे वाटर नहीं मिलता है। तो वो उसको एक ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में देखा जाए, ताकि उसके कंजर्वेशन की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ना हो, हर एक व्यक्ति की भी हो। अगर ये नहीं करेंगे तो वाटर से ही हम लोग फूड प्रोडक्शन करते हैं, हमारी जीवन चलती है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हमारे लिए भी भविष्य में कुछ खतरा हो सकता है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको अगर पाना है तो वाटर के कंजर्वेशन और उसको मैनेजमेंट करने का हमको देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, अच्छे से पढ़ेंगे और कहीं पे भी दिक्कत नहीं लाएंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन सीजी हिस्ट्री का जो भी आपका टॉपिक आज का मिला होगा, वाकाटक और गुप्त जो भी है सरहपुर तक का, वो सभी चीज़ें को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो आपने आंसर लिखे होंगे मेंस के टाइम, मैं जो लिखवाया था उसको भी पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि इन सभी चीज़ों को हमको याद करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद करना है। ऑब्जेक्टिव भी लगाना है, बहुत सारी एक्टिविटी करना है, दिन भर इंगेज रहना है और बिल्कुल अब से लेके प्रीलिम्स तक रुकना बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।